चलो शुरू करते हैं। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहर में 3 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर स्वागत करता हूं के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आपने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोग बंगाल का विभाजन पढ़ने लग रहे थे, जिसके अंदर हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी बंगाल विभाजन से रिलेटेड तीसरी क्लास होगी। इसके अंदर क्या होगा, जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था आप सभी को पता है साल 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी समय पर 2-3 आंदोलन भी चले थे। एक तो स्वदेशी आंदोलन चला था जिसके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, दूसरी चीज मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उसके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, तीसरी चीज कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए थे उनके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, साथ में से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी लेके आया हूं, ये भी हम लोग विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। यानी कि 3-4 टॉपिक हम लोग पढ़ना काम करेंगे। आज की क्लास करीबन 1.5 घंटे की होगी, यानी कि 4:30 बजे तक आप अपने इंद्रियों को काबू में करके बैठ जाना। ठीक है, करें शुरू। आज टाइम पर आ गया। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे, जमानो बढ़िया मजा पढ़ाएंगे, एक नंबर का मजा हुआ था ना। बंगाल का जो विभाजन हुआ था आप सभी को पता, साल 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके टाइम पर हुआ था? कर्जन के टाइम पर, किसी ने कर्जा ले रखा था, आप सभी ने भी चीज पढ़ ली। ठीक है, और अब ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए भाई, जिसके अंदर से एक स्वदेशी आंदोलन भी था। मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम हमने मोटा-मोटा पढ़ा था स्वदेशी आंदोलन क्या था कि भाई हम लोग सिर्फ स्वदेशी यानी कि अपने देश की चीजें अपनाएंगे, बाहर देश की चीजों को नहीं अपनाएंगे। ठीक है जी, तो जो स्वदेशी आंदोलन था ये कब स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905, यानी जिस साल बंगाल का विभाजन हुआ था तुम्हारा, मई पता नहीं अप्रैल के अंदर हुआ था बंगाल का विभाजन, जिस साल हुआ था 1905 के अंदर, उसी साल जुलाई के अंदर सॉरी अगस्त के अंदर क्या तुम्हारा बंगाल स्वदेशी आंदोलन ये तुम्हारा शुरू हो गया था। ठीक है, कहां से इसकी मतलब क्या कुछ हुआ था सारी चीजें बताऊंगा एक बार के लिए, आप ध्यान से देखो क्या कुछ हुआ था। आओ देखो, जो तुम्हारा बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, अगस्त 1905 को कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता कहां पर? बंगाल के अंदर। मेनली सारी राजनीति बंगाल के अंदर चलने लग रही है। ठीक है, तो जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल नाम की जगह थी, कलकत्ता में टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई भाई, एक मीटिंग हुई है। कहां पर हुई है? कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर एक मीटिंग हुई। कहां पर? बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 के अंदर भाई। ठीक है, ये चीज हम सभी के समझ में बिल्कुल बेसिक सी बात थी। ठीक है, इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं जो आपको करवाने जाने लग रहा हूं। ये जो मीटिंग हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी किसकी लीडरशिप के अंदर ये मीटिंग हुई? तो वो थे मणिंदर चंद्र नंदी। कौन थे भाई? मणिंदर चंद्र नंदी भाई। इनकी अध्यक्षता के अंदर ये मीटिंग हुई थी जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध के अंदर भाई। ठीक है, और इस मीटिंग के अंदर अप्रोक्स 50,000 लोग आए थे भाई। लगभग कितने? 50,000 के करीब जो लोग हैं वो इस मीटिंग में आए थे। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। यानी आप इसको बंगाल के विभाजन के विरोध में इन्होंने बंगाल के 2 पार्ट बनाए थे, पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदू थे, पूर्वी बंगाल के अंदर मुस्लिम था, पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके विरोध में क्या मीटिंग हुई, उस मीटिंग का नेतृत्व यानी लीडरशिप किसने करी? मणिंदर चंद्र नंदी। याद कैसे रखोगे, जिसके पास मनी है वही तो मीटिंग की लीडरशिप करता है। ठीक है, और इस मीटिंग के अंदर करीबन कितने? 50,000 लोग उपस्थित हो गए थे। ठीक है जी, ओके जी। और इसी मीटिंग के अंदर तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। ये जो मीटिंग हुई थी इसी मीटिंग के अंदर क्या है, इसी मीटिंग में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पेश हुआ भाई। प्रस्ताव पेश हुआ, ये कैसा प्रस्ताव पेश हुआ जी? और ये प्रस्ताव पेश किया किसने? मतलब इसी मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया भाई आप अब इस बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन करेंगे। ठीक है, प्रस्ताव पेश हुआ, प्रस्ताव पेश किया किसने था? तो वो क्या था? कृष्ण कुमार मित्र। आपने पीछे भी नाम पढ़ा था, के मित्र, याद आया? ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण कुमार मित्र भाई। कृष्ण कुमार मित्र जी के द्वारा, जिनको के मित्र भी बोल देते हैं, इनके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया किस चीज का? स्वदेशी आंदोलन का। पेपर के अंदर पूछा गया बकायदा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो के मित्र यानी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा है स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। याद कैसे रखोगे? भगवान श्री कृष्ण भारत से संबंधित थे, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि अपने देश की चीजें ही अपनानी है, इस चीज का मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। इस तरीके से आप लोग याद रख लो। ठीक है जी, अब ये जो तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है, इसकी लीडरशिप किसने करी? वो तो था लीडर इस मीटिंग का लीडर, जो कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग का लीडर तो कौन था? इसके पास मनी था। ठीक है जी, लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन हुआ इसकी लीडरशिप किसने करी? तो 2 व्यक्तित्वों ने करी थी। एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, दूसरा हमारा आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने मिलकर क्या है, स्वदेशी आंदोलन की क्या है मतलब लीडरशिप करने का काम किया था। तो किसने किया था? आनंद मोहन बोस प्लस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद कैसे रखोगे? हम लोग अपनाएंगे अपनी मनमर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी कि अपने देश के अंदर बनी हुई चीजों को अपनाएंगे। ठीक है, और इसी से हमको क्या है? आनंद मिलेगा। इस तरीके से यानी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन दोनों ने मिलकर क्या है? स्वदेशी आंदोलन की लीडरशिप करने का काम किया। ठीक है, और इस आंदोलन का मेन लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो भी वस्तुएं होंगी उनको हम लोग नहीं अपनाएंगे, अपने देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं को ही अपनाने का काम करेंगे। ठीक है जी, ये जो तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन चला इसी के दौरान एक और कमेटी का गठन हुआ भाई, जिस कमेटी का नाम था स्वदेशी बांधव समिति। ये भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है, स्वदेशी बांधव समिति। जो स्वदेशी बांधव समिति है भाई, ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अश्विनी कुमार दत्त। याद कैसे रखोगे? हमने यहां पर संजय दत्त को बिठा दिया, मैं तुम्हें स्वदेशी आंदोलन के लिए लोगों को बांध के रखना। ठीक है, इस तरीके से अश्विनी कुमार दत्त। तो यानी इस समिति का गठन किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त। याद कैसे रखोगे? बस जैसे संजय दत्त को यहां पर बिठा दिया, तो इन लोगों को बांध के रखना, तेरे को देखने के लिए यहां पर बैठे रहेंगे। तो अश्विनी कुमार दत्त ने क्या स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया। ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है जी, और इसी अब देखो ये चीज पता किस लिए बनी है? अब स्वदेशी आंदोलन हमारा स्टार्ट हो चुका है यहां पर। ठीक है, अभी स्वदेशी आंदोलन के बाद की घटना है। अब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया है, उसकी लीडरशिप इन 2 व्यक्तित्वों ने शुरू कर दी है। अब उसके बाद जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो इसको लागू भी तो करना पड़ेगा। तो उसको लागू करने के लिए यानी कि स्वदेश से लोगों को बांधने के लिए एक और समिति का गठन किया किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है जी, अब स्वदेशी शिक्षा भी प्राप्त करनी पड़ेगी हमको, मानते हो? अभी तक हम अंग्रेजों के स्कूल में जाते थे, स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया तो अपने स्कूल खोलने पड़ेंगे, अपनी मतलब शिक्षा के लिए कोई ना कोई कमेटी का गठन करना पड़ेगा। तो हमने एक डॉन सोसाइटी का गठन किया। डॉन सोसाइटी का गठन किसके लिए किया? शिक्षा के लिए। बस शिक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए एक सोसाइटी यानी समिति का गठन कर दिया 4-5 लोगों के ग्रुप का। ये लोग डिसाइड करेंगे कि अब अपनी खुद की शिक्षा के लिए, खुद की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, क्या कुछ खोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी कॉलेज कौन सा था, वो भी आगे करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए कमेटी का गठन करना था डॉन सोसाइटी। ठीक है, और इसके लीडर कौन थे? मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? सतीश कुमार मुखर्जी।
यानी एक और हमारा किसका गठन हुआ, डॉन सोसाइटी का गठन हुआ। किस लिए गठन हुआ, शिक्षा के लिए हुआ, शिक्षा के लिए, ठीक है। और किसने किया, सतीश कुमार मुखर्जी ने, सतीश कुमार मुखर्जी। जैसे शिक्षा के लिए आप कहां पर जाते हो, मुखर्जी नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो सतीश कुमार मुखर्जी ने शिक्षा के लिए किसका गठन किया, डॉन सोसाइटी का गठन किया, ठीक है। ये सारी घटनाएं देखो, यहां तक था स्वदेशी आंदोलन, यहां पर स्टार्ट हो गया। अब ये उसके बाद की घटनाएं हैं, ठीक है। भाई उसको लागू करने के लिए स्वदेशी आंदोलन क्या कहते हैं, पहले तो स्वदेशी बांधो समिति आई, दूसरी हमारी डॉन सोसाइटी आई। स्वदेशी बांधो समिति आने वाले लोगों को बांधने के लिए संजय दत्त साहब आगे, इस तरीके से और डॉन सोसाइटी का गठन किसके लिए, आपका शिक्षा के लिए, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। कि स्वदेशी आंदोलन के समय डॉन सोसाइटी का गठन किसके लिए हुआ था, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, किस चीज के लिए हुआ था, तो ऑप्शन के अंदर आपको शिक्षा के लिए टिक मारना याद रह जाएगा, ठीक है। किसने किया था, सतीश कुमार मुखर्जी ने। तो हर एक साथी के समझ में एक बार कमेंट करके बताओ। मास्टर तेरी पहला वीडियो कौन पढ़ी था बैच के अंदर, भाई आदित्य जागलान, ठीक है भाई, आराम से भाई, आराम से, आगे जी समझ में, आगे जी समझ में, आगे समझ में, आगे चलो भाई। क्या हुआ, कितने लेक्चर हो रहे हैं जी मॉडर्न के, प्रवेश कुमार मॉडर्न के लेक्चर रह रहे हैं भाई, अभी लग जाएगा एक वीक और। भाई देखो, अगर तो हमने मोटा मोटा करना हो ना भाई, मैं मोटा मोटा ना सच्ची बताऊं, मैं 22-23 मतलब 2 दिन में निपटा दूंगा। लेकिन मैं पेपर का मैं डीप पूछा जाए यार, मजाक की बात नहीं, देखता 30% दिखाऊं। ये देख ले 1909 में जेल से रिहाई वाले अरविंद घोष ने डैश और डैश नाम से दो साप्ताहिक की शुरुआत की। ऐसे सीसीपीओ के अंदर प्रश्न आया हुआ भाई, ठीक है। और दिखा दूं प्रश्न भाई, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, ये आपका डब्ल्यू वेस्ट बंगाल प्रीलिम्स के अंदर आया हुआ है। आगे देख ले भाई, ये सीटेट के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार का सही विकल्प चुने। और देख ले भाई, 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में से, अगर मोटा मोटा कराऊं तो अनुशीलन समिति का जिक्र भी नहीं आया है। अनुशीलन समिति थी भी कौन सी, मतलब मेरे शब्द बदलकर नाम भी कौन सा, क्या हुआ, थोड़ी मोटी ज्यादा अनुशीलन इंडिया की और माथा मारा तो अनुशीलन समिति भी कोई थी। तो भाई थोड़ा यार, क्योंकि अब एजेंसी भी तो बदल चुकी है यार, पहले टीसीएस लेती थी, टीसीएस का सारी कुंडली का बेरा था, टीसीएस कहां से कैसे प्रश्न पूछे, सारे प्रीवियस के पूछा करती, ठीक है। अब एडीक्यूटी आ चुकी है, एडीक्यूटी भाई डीप पूछने लग रही है, ठीक है। तो अपने को भाई डीप चला गया तभी फायदा है। अगर तुम देखो भाई संघर्ष करना पड़ा यार नौकरी के लिए, ये तुम चाहो मोटी मोटी जीके कर दे, मोटी मोटी करवा दो, तुम भी खुश हो जाओगे कि ओ जीके पूरी होगी, मोटी मोटी सारी करवा दी। आज पेपर में कोई प्रश्न नहीं फंसा पे तमिल की गाल काटोगे, उसका कोर्स लिया था, उस पर जीके पढ़ी थी, यूट्यूब पर पढ़ी थी, पढ़ी थी, पेपर में क्या आया कोनी, मानो यह बात है। तो उसका भाई ई गाल खाली में कोई बात ना, चलो चलो आगे तो ठीक होगा, तारी भलाई खतर करूं, मना कोई शौक थोड़ी ना आता हूं। तब मेरा कोर्स काट रखा है, ये मेरा कोर्स में तो उतना मैं खुश हो जितना जल्दी पूरा हो जाए। लिपटान में मैं 30 सितंबर सारा लिपटा दूंगा, मिड वील भी आ जाएगा, उसका मतलब एनसेंट भी आ जाएगा, उसको फायदा तो कौन यार। तो हम ईद की बार तो कोर्स ले लोगे, अगले पाऊं यार मैं, ये चीजें पूछी गई हैं भाई, तभी करवाने लग रहा हूं। अब मैं तुमको बताऊं स्वदेशी आंदोलन, सिर्फ मैं इतना बता सकता हूं, स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर हुआ, बस आगे चल पड़ता ना, मैंने लीडर बताने की जरूरत थी, ना मैं इतना ज्ञान बांटा, मीटिंग हुई थी फलाना स्वदेशी बांधो समिति में, ये पूछे गए भाई पिछले सालों के अंदर, ठीक है। अगर मैं सीधा करवाने में करवा के आगे चल पड़ता भाई, अभी तक तो आजादी लग पहुंच के आज तो पूरा भी हो लेंदा हो। लेकिन मैं चाहूं भाई कि कुछ भी छूटा ना, क्योंकि अब डीप प्रश्न पूछने लगे, एडीक्यूटी आ चुकी है, पहले टीसीएस थी, टीसीएस मोटे मोटे पूछा करती ऊपर ऊपर था, ये एडीक्यूटी की देखे हमने फेस 13 के प्रश्न देखे हैं, और भी प्रश्न देखना है, सीजीएल के पेपर उनके प्रश्न भी देखा, तो हमने बेरा लगने लग रहा है भाई कि कितने डीप प्रश्न पूछने लग रहे हैं, रेलवे के अंदर भी डीप पूछने लग रहे हैं। तो आप डीप करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे भाई, और मोटी मोटी पढ़ोगे ना, पढ़ के चले जाओगे राज्यों के, हाँ सारा पढ़ लिया पेपर बैठ जाओ, सारा सोता फिर रोगे, पेपर का मुकरी पढ़िया भी था तो भी नहीं आया, फिर सारी जिक्र फिर दोबारा पढ़ोगे, टाइम खराब कर दे फिरोगे, ठीक है। इसके अलावा एक सभा का गठन भी हुआ, स्वदेशी प्रचारिणी सभा, स्वदेशी प्रचारिणी सभा, ठीक है। ये सारी चीजें किसके बाद की है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के बाद की, जैसे मैंने अभी नहीं बताया था। उसके बाद एक स्वदेशी बांधो समिति का गठन हुआ, डॉन सोसाइटी का गठन हुआ, तो इसी टाइप से तुम्हारी एक स्वदेशी प्रचारिणी सभा का भी गठन हुआ, ठीक है। जितनी चीजें आगे समझ में, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलने तो लग रहा हूं, तो इसका भी गठन हुआ। लेकिन ये जो दो चीजें चली थी ना तुम्हारी, बांधो समिति होगी, डॉन सोसाइटी होगी, ये तो सारी घटनाएं चलने लग रही थी बंगाल के अंदर, ठीक है, क्योंकि बंगाल वाली तो सारी घटनाएं तुम्हारी बंगाल के अंदर चलने लगी थी। लेकिन ये जो घटना हुई थी ना स्वदेशी प्रचारिणी सभा, अकेले बंगाल के अंदर अगर आप विरोध करने लगे तो उससे बंगाल का विभाजन रद्द नहीं होगा, उसके लिए आपको पूरे देश के लेवल पर विरोध करना पड़ेगा। तो ये तो इन्होंने क्या सिर्फ बंगाल के अंदर विरोध के रूप में इन्होंने दो चीजों का गठन किया, तो पूरे देश के लेवल के लिए फिर इन्होंने स्वदेशी प्रचारिणी सभा का गठन किया, जो कि कहां पर, पुणे के अंदर इसका गठन हुआ था। पुणे कहां पर है जी, महाराष्ट्र के अंदर, सभी को पता है, ठीक है जी। इसका गठन किया किसने, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका गठन किया गया पुणे के अंदर भाई, बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है जी। यही स्वदेशी प्रचारिणी सभा, इसका गठन अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों ने किया था। कैसे जी, जैसे पुणे के अंदर बाल गंगाधर तिलक, ऐसे याद रख लो भाई, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बालकपन से क्या बहुत ही पुण्य के काम किए थे, इसकी वजह से क्या उनके तिलक लगाया जाता है, इसलिए हमको याद करते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है जी। दूसरा दिल्ली के अंदर किसने किया था, दिल्ली के अंदर किसका, इसी समिति का गठन, जो स्वदेशी प्रचारिणी सभा है, इसका गठन दिल्ली के अंदर किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा, किसने, सैयद हैदर रजा। इसको कैसे रखोगे भाई, डार्लिंग दिल्ली चलेगी, नहीं चलूंगी, तो बोली नहीं, जब तक मेरी मम्मी रजामंदी नहीं हुई तब तक मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, यानी रजा का मतलब सहमति, यानी दिल्ली रजा, यानी कि सैयद हैदर रजा कहा, इन्होंने कहा से दिल्ली से इसका नेतृत्व, मतलब कि इस सभा का गठन किया था दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। मद्रास के अंदर किसने गठन किया, इसी सभा का, स्वदेशी प्रचारिणी सभा का मद्रास के अंदर गठन किसने, ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, तभी करवाने लग रहा हूं, मैं पागल को नहीं तरह माथा मार लग रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है मद्रास साइड, साउथ साइड, मद्रास तो वर्तमान चेन्नई को बोलते हैं, किस टाइप का नाम होता है, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, तो ये चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई है, इनके द्वारा कहां पर, मद्रास यानी कि साउथ दक्षिण भारत के अंदर है, इसका गठन किया गया, ठीक है जी। पंजाब के अंदर किसने किया, बस ये तीन याद रखने, पंजाब के अंदर किसने किया, अजीत सिंह के द्वारा भाई, अजीत सिंह के द्वारा, ठीक है जी। तो इतनी चीजें समझ में आई कि स्वदेशी प्रचारिणी सभा एग्जामिनर पूछता है, ये आए हैं ये डीप प्रश्न करवाने लगे जो एग्जामिनर के मतलब पूछे गए हैं। स्वदेशी प्रचारिणी सभा पुणे के अंदर पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली के अंदर पूछ ले तो रजा साहब हैदर रजा, मद्रास के अंदर पूछ ले तो चिदम्बरम साहब, और पंजाब के अंदर पूछ ले तो अजीत सिंह। इनको 2-3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएंगे, अगर एक बार पढ़ के चलोगे तो नहीं होंगे याद, ठीक है। चीजें समझ में आई, ठीक है जी। अभी हमने बात करी कि इन्होंने शिक्षा के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना करी थी, कहां पर, बंगाल के अंदर, ठीक है जी। अब ये डॉन सोसाइटी की स्थापना तो होगी शिक्षा के वो फैलाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अब उसके लिए पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी। अब आपको किसी कॉलेज की स्थापना करनी है शिक्षा फैलाने के लिए, अभी तक तुम अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, अब तुम्हें खुद का कॉलेज की स्थापना करनी है, खुद की शिक्षा फैलानी है, तो सीधी सी बात है उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, और पैसे के लिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा कोष की भी स्थापना करनी पड़ेगी। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा कोष की भी स्थापना, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना कब हुई, साल 1906 के अंदर क्या राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना हुई,
ठीक है जी। किसके द्वारा करी गई? तो किसके द्वारा? एस के मलिक के द्वारा क्या है इसकी स्थापना करी गई? किसके द्वारा? एस के मलिक। याद कैसे? कोई मलिक से बन गया मालिक। अब तो आप ही हमारे मालिक हो, आपने शिक्षा के लिए स्पेशल एक कोर्स की स्थापना कर दी भाई। इस कोर्स के माध्यम से क्या है? कोर्स का मतलब होगा जहां पर पैसे मतलब डोनेट किए जाते हैं, ठीक है। आपकी वजह से हम लोग क्या है भाई अपना खुद का कॉलेज वगैरह वगैरह चीजें स्थापित कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जो एक मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, जो कि अभी मैं आपको करवाता हूं। पहली जो चीज क्या है, पहला स्वदेशी कॉलेज है, उसकी स्थापना की घोषणा कब हुई, कहां पर हुई, कैसे क्या, कुछ तो उसके बारे में बताता हूं। तो फर्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी कॉलेज की घोषणा कब हुई भाई? ऐसे ऐसे स्थापित कराएंगे तो साल 1905 के अंदर घोषणा हुई थी। कहां पर हुई जी? कोलकाता के अंदर इसकी घोषणा हुई थी कि हम लोग क्या है पहला स्वदेशी कॉलेज की स्थापना करेंगे, ठीक है जी। फिर जो इस पहला स्वदेशी कॉलेज है इसका गठन हुआ साल 1906 में, क्योंकि देखो पैसे 1906 के अंदर हमने इकट्ठे करे, तो 1906 के अंदर कॉलेज की स्थापना करेंगे, तो उसका नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी कॉलेज कौन सा था? तो बंगाल नेशनल कॉलेज। किस वर्ष स्थापना हुई? तो साल 1906 के अंदर क्या बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, कहां पर? कोलकाता के अंदर, ठीक है जी। तो पहला स्वदेशी कॉलेज कौन सा होगा तुम्हारा? बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब हुई तुम्हारी? साल 1906 के अंदर क्या है इसकी स्थापना हुई। ये क्या था? भारत का पहला स्वदेशी कॉलेज था। इसको इस तरीके से ले लो कि बंगाल के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके विरोध में जब हमने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया तो उसी के साथ ही क्या तुम्हारे पहले स्वदेशी कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। कहां पर हुई थी? कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर हुई थी स्थापना। कभी कोई बच्चा डाउट में कहां पर हुई? और इसके जो पहले प्राचार्य बने, प्राचार्य का मतलब जिसके पहले प्रिंसिपल बने, वो कौन बने? तो अरविंद घोष। कौन भाई? अरविंद घोष नाम मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अरविंद घोष क्या थे? इसके पहले प्रिंसिपल बने भाई। तो ये चीज भी याद रखना, वैसे कोई प्रिंसिपल आज तक पूछा नहीं है, फिर भी याद रख लेना, ठीक है। मेन चीज आपको सिर्फ याद रखना, पहला कॉलेज की स्थापना कब हुई और नाम क्या था? बंगाल नेशनल कॉलेज, कोलकाता के अंदर साल 1906 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। अब ये तो था सिर्फ पढ़ाई के लिए, नॉर्मल आप बीए करा, बीएससी करा, बीकॉम करा। अब टेक्निकल शिक्षा की भी तो जरूरत है। टेक्निकल का मतलब भाई अपने जैसे बीटेक वगैरह भी तो करनी है, इंजीनियर भी तो पढ़ेंगे लोग। तो पहला जो टेक्निकल कॉलेज था उसकी स्थापना भी क्या है 1906 के अंदर हुई थी, यानी एक बंगाल टेक्निकल कॉलेज की भी स्थापना हुई। बंगाल टेक्निकल कॉलेज की भी जो स्थापना हुई थी वो भी कब हुई? साल 1906 के अंदर ही क्या है बंगाल टेक्निकल कॉलेज की स्थापना हुई। और बंगाल नेशनल कॉलेज पूछ ले हुए, इसकी भी स्थापना 1906 के अंदर हुई थी। चीजें क्लियर हुई हर एक साथी? क्या नहीं हुई? ठीक है जी। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश भाई। अब अंग्रेज सरकार ने क्या है भाई, अंग्रेज सरकार सोची, अंग्रेज सरकार होगी दुखी कि ना भाई तो मतलब बहुत पाछा पड़ लिया भाई, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो गुड, शाबाश भाई। अब अंग्रेज सरकार ने क्या है भाई, अंग्रेज सरकार सोची, अंग्रेज सरकार होगी दुखी कि ना भाई तो मतलब बहुत पाछा पड़ लिया भाई, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन है वो भी साल 1908 के अंदर निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का मतलब डीएक्टिवेट हो गया, मैंने सुना बम डीएक्टिवेट कर दिया। तो तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन था ना वो भी साल 1908 के अंदर, 1905 के अंदर जैसे बंगाल में विभाजन हुआ था उस टाइम तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। तो यानी 3 साल तक चला, 1906, 1907, 1908। लेकिन 8 के अंदर तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन क्या निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का मतलब डीएक्टिवेट हो गया, इतनी ज्यादा उसके अंदर एक्टिविटी नहीं रही। तो लिखेंगे सभी साथी, साल 1908 में स्वदेशी आंदोलन निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया। और इसके निष्क्रिय होने का रीजन क्या था? निष्क्रिय होना मतलब समझ गए, यानी डीएक्टिवेट हो गया। चलिए दिल्ली पुलिस के बैच में मैथ हो गया आगे खत्म। ज्योति भाई अलजेब्रा अलजेब्रा रह ज्योति, बाकी हो गया सारा मैथ पूरा लगभग। सर मेरा प्रियांशु आपकी क्लास में खो गया है, देखा कहीं आपके पास तो नहीं आया प्रिया यादव। हाँ रे हाड़ है गोजमा, इधर प्रियांशु आजा, गोजमा आजा आजा, देव मतलब प्रियांशु बकवासबाजी ना करे, अगर पढ़ ले ये कोई छोरा पाओगे तो छोरी की आईडी लग रहा है ना, ब्लॉक के मारती हूँ वहाँ, पढ़ना ना लिखना ना, फालतू की बकवासबाजी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ मास्टर यो कि है बैच कितना होगा? आदित्य जागरण भाई जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप पावा प्ले स्टोर पर, जॉब्स टारगेट नाम था, ठीक है। उसने डाउनलोड कर लिया, उधर कोर्स का सेक्शन का मजा होगा ना भाई। तो अगर भाई इतना सिर्फ जिक्के करनी तो कंप्लीट जिक्के का कोर्स मिलेगा वो ले लिए, ठीक है। और भाई अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी तो दिल्ली पुलिस का भी सीईटी की तैयारी करनी तो सीईटी का जो सा लेना था वो ले लिए। लेकिन अगर सिर्फ जिक्के करनी तो जिक्के वाला ले लिए, ठीक है। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लिए, ओके। सर परसों वाली क्लास कहाँ से करें? अरे परसों वाली नहीं करी थी, फिर मैंने बैच के अंदर, मैं बोला बैच के अंदर डाल दिया, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा भाई, टेंशन ना लो। इंडिया जीके के नोट्स लेने दीपक कुमार भाई बैच के अंदर मिलेंगे, अलग से कोई नोट्स हमने रिलीज नहीं रखे भाई, ठीक है, ओके। और कि मैं सर टाइम चेंज कर दो क्लास का भाई, इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है। 30 सितंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी स्टेशन का एग्जाम, प्लीज करंट अफेयर करवा दीजिए। दीक्षा भाई उसका मैं कितनी करंट अफेयर कर ले, बाहर आओगी आउट ऑफ, मतलब वो करंट अफेयर को समय मत खराब कर, मैथ रीजनिंग और जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम कर। मैंने खुद ना देवड़ा पेपर करंट अफेयर में तब मुंडा रट के गया था, पतला 1 साल की, तो भी करंट अफेयर में इतनी डीप करंट पूछा कितने रट्टे मार ले, कोई 1% फंसा, बड़ी मुश्किल था। तो उसको इतना टाइम खराब कर, उसका जिक्के ना थोड़ी डीप पढ़ ले या फिर मैथ रीजनिंग इंग्लिश ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ले, कोई फायदा नहीं, माथा मारना, ठीक है। उसमें सारे बालक जीरो हैं, सारे बालक लोगों की पीडीएफ पर केबरा के रट की जहां है, ठीक है। आखिरी प्रश्न फंसा सिर्फ एक, ठीक। तो उसका करंट बहुत डीप पूछी जा, जितना मेरा भाई इसके ऊपर कितना माथा मार लो, उसमें पर्सन एक पूछा तो उसको क्यों टाइम खराब करो यार, उसके बजाय और दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन निष्क्रिय हो गया, इसके कारण क्या क्या थे? इसके मेन कारण क्या क्या थे भाई? 1908 के अंदर तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन निष्क्रिय हो गया, तो इसके 3-4 कारण थे, थोड़े कारण थे, इसके 3-4 कारण। 3-4 कारण क्या क्या थे जी? पहला कारण तो था जो तुम्हारा ये अरविंद घोष था ना, अरविंद घोष जो कि तुम्हारा इसका ये प्राचार्य बना था, कॉलेज का प्रिंसिपल बना था बंगाल नेशनल कॉलेज का, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। किसके बिना पर? शक के बिना के ऊपर भैया स्वदेशी आंदोलन के लिए देश विरोधी चीजें फैलाने लगा, तो इसको गिरफ्तार करो। यानी पहला रीजन तो क्या था तुम्हारा? तुम्हारे अरविंद घोष को, किसको? अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। मेन रीजन तुम्हारा ये था, इसकी वजह से तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन ढीला पड़ गया। मेन जो बंदे थे वो गिरफ्तार होने लगे हैं। बाल गंगाधर तिलक जो कि मेन बंदा था, ठीक है, तिलक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तिलक भी गिरफ्तार हो गए भाई,
ठीक है। इसके अलावा जो भी बिपिन चंद्र पाल, कल मैंने आपको कराया था लाल बाल पाल, तो उसी के अंदर बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। इन्होंने संन्यास ले लिया, जो बिपिन चंद्र पाल है इन्होंने आंदोलन वगैरह से संन्यास ले लिया। मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं ले हूं संन्यास, ठीक है। तो इन्होंने ले लिया संन्यास, इसकी वजह से भी क्या है यशोदा ढीला पड़ गया, ठीक है, मुद्दा पड़ गया बेचारा, करना ये वो होगी। चौथी चीज, कांग्रेस के अंदर भी फूट डली हुई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को करवाया था पहले 1907 के अंदर जो सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर कांग्रेस दो भागों के अंदर टूट गई थी, नरम दल एक गरम दल, ठीक है। अब 1908 की बात होने लगी ना, कांग्रेस वाले सेशन की बात होने लगी, तो कांग्रेस के अंदर भी फूट थी, वहां पर भी एकता नहीं थी, तो इसलिए भी आपका ये वीक पड़ गया। पांचवी और जो मेन चीज है वो क्या थी, तुम्हारी जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना होगी थी, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग थी इसने क्या है स्वदेशी आंदोलन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। यानी क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना, लीग की स्थापना, और इसने क्या है मुस्लिम लीग ने स्थापना तो इनकी 1906 में हुई थी, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे, इन्होंने क्या है कोई भी सपोर्ट नहीं किया, नॉट सपोर्ट फॉर स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो इन घटनाओं की वजह से क्या तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन ढीला पड़ गया और ये आंदोलन क्या तुम्हारा खत्म हो गया साल 1908 में। अब मेरे को एक बार के लिए सभी साथी बताएं कि आप सभी को स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। स्वदेशी आंदोलन में ये जो मैंने आपको करवाया इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। आप इस वीडियो को मतलब ये जो मैंने शब्द बोले हैं इसको आप रिकॉर्ड कर लेना। अगर स्वदेशी आंदोलन मेरे द्वारा करवाई गई तीन जो पन्नों की जो चीज इससे बार अगर कुछ आ जाए तो भाई सरेआम मेरी बेइज्जती कर देना, गली में चलते के ऊपर थूक देना चाहिए, ठीक है। इतनी तुमको आजादी देता हूं और बोलो, ठीक। इससे बार कुछ भी नहीं आएगा स्वदेशी आंदोलन का, इतना डीप करवाने लग रहा हूं, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन चीजें समझ में आई, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई, ठीक है जी। जब तुम्हारा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, उसके बाद, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, मरिंदर चंद्र नंदी, अप्रोक्स 50,000 करीब लोग आए थे, और यहीं पर ये डिसीजन लिया गया अब हम लोग स्वदेशी आंदोलन है मतलब कि शुरू करेंगे। इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था, कृष्ण कुमार मित्र, जिनको के मित्र बोलते, कई बार ऑप्शन के अंदर के मित्र भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दूसरी चीज इनका लीडर कौन था, जो स्वदेशी आंदोलन का लीडर था, आनंद मोहन बोस प्लस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है जी। अब ये चीजें होगी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। अब इसके लिए क्या क्या कार्रवाई आगे स्टार्ट हुई, तो पहली चीज तो स्वदेशी बांधव समिति बनी, स्वदेशी आंदोलन के लोगों को बांध कर इसके लिए दत्त साहब आएंगे, यानी अश्विनी कुमार दत्त। दूसरा डॉन सोसाइटी का गठन हुआ शिक्षा के लिए, अब अपने लोगों के लिए स्वदेशी शिक्षा देंगे, सतीश कुमार मुखर्जी ने मुखर्जी नगर के अंदर शिक्षा मिलती है। स्वदेशी प्रचारिणी सभा का गठन हुआ, ये 4 जगह गठित हुई थी, पुणे के अंदर अलग व्यक्तित्व था बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली के अंदर अलग था रजा साहब, मद्रास के अंदर अलग था चिदंबरम, पंजाब के अंदर अजीत सिंह था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना हुई 1906 के अंदर एसके मलिक के द्वारा, पहला स्वदेशी कॉलेज की घोषणा 1905 के अंदर कलकत्ता के अंदर, और स्थापना कब हुई 1906 के अंदर, इसका नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। प्राचार्य कौन बने, अरविंद घोष बने। बंगाल टेक्निकल कॉलेज की स्थापना भी 1906 के अंदर हुई, और 1908 के अंदर आंदोलन तुम्हारा ढीला पड़ गया। इसके कारण क्या थे भाई, 2 लोग गिरफ्तार हो गए, एक ने संन्यास ले लिया, कांग्रेस के अंदर फूट थी और मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। चीजें क्लियर हुई यार एक साथ, ठीक है, एक बार के लिए बताओ क्या हुआ। क्लियर है जी, वेरी गुड, शाबाश, ओके ओके, शाबाश। अब हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लीग की। भाई स्वदेशी आंदोलन हमारा हो चुका है पूरा। एसएससीजीडी का बैच लेना है, कैसे ले सर, भाई अंजलि एसएससीजीडी का अलग से कोई बैच नहीं निकाल रखा। अगर आपको स्पेशल एसएससीजीडी की तैयारी करनी है तो आप ले लो बैच सीईटी ग्रुप डी का, ठीक है। जो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का बैच मिला वाला बैच ले लो, उससे आपके एसएससीजीडी की तैयारी हो जाएगी। उसके अंदर मैथ भी करवा रखी है एसएससी लेवल का, ठीक है, रीजनिंग भी करवा रखी है एसएससी लेवल का, हिंदी भी मैंने करवा रखी है, और जिसकी तुम्हारी चलने लग रही है, ठीक है, ये भी उसी के अंदर है। तो अलग से कोई बैच निकाल नहीं रखा भाई। सर सीईटी ग्रुप डी का बैच दिल्ली पुलिस का मैथ आराम से हो जाएगा, मुस्कान जाटनी, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलें भाई आगे, चलो जी, ओके ओके ओके। सर इससे डी ट्रिपल एस बी के लिए तैयारी हो जाएगी भाई, सविता हो जाएगी। आपसे किसी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो यार, जिसके पूरी डीप करवाने लग रहा हूं, पॉलिटी ज्योग्राफी हर एक चीज डीप करवाइए, हिस्ट्री पूरी डीप करवाओ, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। दिन से फालतू लग जाए वो चीज मायने नहीं रखती, लेकिन चीज परफेक्ट होनी चाहिए, मानो ये बात, ठीक है। क्लासेस से अपनी 150 क्लास हो जाए, लेकिन चीज परफेक्ट भी तो होनी चाहिए, आपको ये भी तो लगे कि हां भाई परफेक्ट चीज करवाई है, इससे चीजें में समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मुस्लिम लीग के ऊपर। मुस्लिम लीग का क्या कुछ सिस्टम था इसके बारे में पढ़ते, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग का जिक्र हुआ है, तो मुस्लिम लीग का क्या कुछ रोड़ा था इसके बारे में पढ़ें, आ जाओ। मुस्लिम लीग का गठन किस लिए था, क्या कुछ मामला इसके बारे में देखते हैं भाई। पहली चीज तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, ढाका का जो वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। मेनली आपको सिर्फ साल याद रखना है, ठीक है। 30 दिसंबर कोई नहीं पूछता, फिर मैं आपको वैसे बताने लग रहा हूं। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी भाई, स्थापना हुई थी, लेकिन 30 दिसंबर कोई नहीं पूछता, आपको सिर्फ 1906 याद रखना जो कि मेन है, ठीक है जी। किसके टाइम पर इसकी स्थापना हुई, उस टाइम वॉइसरॉय कौन था, तो उस टाइम वॉइसरॉय कौन था, मिंटो था भाई। इससे पहले कौन था, कर्जन था। कर्जन के टाइम पर तो बंगाल में विभाजन 1905 के अंदर, तो उसके बाद आया कौन, मिंटो आया। तो मिंटो के टाइम पर क्या तुम्हारी मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, और ये गठन हुआ क्या था भाई, तो मिंटो के टाइम पर क्या था, 35 लोगों का एक ग्रुप था, जिसके अंदर तुम्हारे मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, हाकिम अजमल, इस टाइप के कुछ मुस्लिम नेता भी शुमार थे, ठीक है। और ये ग्रुप गया भाई मिंटो के पास मिलने, और ये ग्रुप क्या बोला कि हम लोग इस टाइप से एक मुस्लिम लीग की स्थापना करना चाहते हैं। और खास बात क्या थी, मिंटो ने आमर दी कि कर लो, क्योंकि इसी टाइप से सिस्टम कांग्रेस का गठन हुआ था ना, तो कांग्रेस के टाइम पर भी कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे गए थे कि हम लोग इस टाइप से कांग्रेस का गठन करना चाहते, तो उनको परमिशन नहीं दी थी अंग्रेजों ने, लेकिन इनको परमिशन दे दी। तो इससे भी भाई एक अराजकता की अंग्रेजों का तो काम था, फूट डालो राज करो भाई, हिंदुओं के अंदर मुस्लिमों की आपस में लड़ाई करवा दो भाई, इनका हिंदुओं का मन हो जाएगा, क्यों हमने कांग्रेस का गठन करा दी, तुम्हारी तो बात खत्म नाटक थे अंग्रेज, 2-3 बार जाकर रिक्वेस्ट करी थी, फिर जाकर कांग्रेस का गठन होता है, पहली बार में जाकर आमर दी, यानी फूट डालने का मेन काम था। तो यही सिस्टम होता है कि क्या है, मिंटो से क्या करीबन 35 लोगों का एक ग्रुप, मिंटो से 35 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें इस ग्रुप के अंदर कौन कौन शुमार थे, मैंने अभी आपको नाम भी बताए कौन कौन थे। एक तो मोहसिन उल मुल्क, एक आगा खान, मोहसिन ये मेन लीडर थे इसके, उल मुल्क प्लस आगा खान, ये इसके मेन लीडरों के अंदर शुमार थे कि हाँ भाई आमागा का जावा, हाँ ठीक है। और तीसरा था एक हाकिम अजमल, ठीक है। ये जो थे यानी इनको मिला के 35 लोगों का ग्रुप, जिसमें ये थे शामिल थे, मिला, ठीक, किससे मिला, मिंटो से मिला 35 लोगों का ग्रुप कि हाँ भाई इस टाइप से हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए मिंटो ने आमर दी
कि हाँ भाई कर लो, ठीक है। अब इस मुस्लिम लीग का जो संस्थापक है ना, वो किसको बोला गया है, इसके अंदर बहुत बच्चों को डाउट आता है। तो मुस्लिम लीग का जो मेन संस्थापक है वो कौन था? सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह ये कौन था? ये भी था मुस्लिम लीग का संस्थापक था। तो सलीमुल्लाह खान जो कि उस टाइम ढाका का नवाब था, ढाका के अंदर ही तो गए थे ये, तो एक सलीमुल्लाह खान का व्यक्तित्व था जो कि किसका? सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका का नवाब था, इसको क्या मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आई जी, आई क्या? हाँ, सलीमुल्लाह खान, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। सलीमुल्लाह खान क्या बोले भाई, ये क्या सोचते मुस्लिम समुदाय के लोग सोचते थे इस तरीके से, जैसे कांग्रेस का गठबंधन उसी टाइप से अगर हमारी मुस्लिम लीग बन जाएगी तो लोग हमको सलाम ठोकेंगे, तो इसलिए इन्होंने सलीमुल्लाह खान ने क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना करी, ठीक है जी। अब इस मुस्लिम लीग के डिमांड्स क्या क्या थी, मतलब किस लिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना करना चाहते? तो ये डिमांड देखो भाई, ये डिमांड भी आपके एमसीक्यू के अंदर दिखाऊंगा तुमको। इनकी मेन डिमांड क्या क्या थी भाई? इन डिमांड्स की वजह से हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना करना चाहते हैं। पहली चीज तो जैसे हिंदुओं ने अपना विश्वविद्यालय, अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, दूसरी टाइप से ये भी क्या बोले हमारी भी एक अलग से यूनिवर्सिटी हो। यानी पहला तो मेन क्या था, क्या बोले मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो अलग से, हमारी यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय हो, ठीक है। ये इनकी पहली डिमांड थी मुस्लिम लीग की। दूसरी चीज ये बोले जो भी विधान परिषद है, विधान परिषद का मतलब जैसे विधानसभा नहीं होती अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो जो भी विधान परिषद है उसके अंदर हमारी भी भागीदारी हो, मतलब हमें भी हमारी भी सीटें उसके अंदर रिजर्व हो, विधान परिषद में भागीदारी हो, ठीक है जी। सेकंड डिमांड इनकी ये थी। चीजें तो समझ में आ गई ना, विधान परिषद का समझ गया ना, जैसे हरियाणा की विधानसभा है, यूपी की विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा, तो इसके अंदर भी हमारी भागीदारी करो, हमारी कुछ सीटें अलग से रिजर्व करो, ठीक है जी। फिर एक वॉइसरॉय की कार्यकारी, जैसे आपको पता था तो के बाद गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के क्या रख दिया था, वॉइसरॉय रख दिया था। तो जो भी वॉइसरॉय होता था ना, उसकी कार्यकारी परिषद होती थी। कार्यकारी परिषद का मतलब भाई परिषद का मतलब लोगों का ग्रुप, वॉइसरॉय मान लिया मैं वॉइसरॉय हूं, मेरे पास 5-6 लोगों का ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या था, ये ग्रुप पूरे देश की मतलब कि पूरे देश को चलाने का काम करता है। मतलब सरकार के अंदर यही चीज मारती है, मैं सरकार हूं, मैं और मेरे 5-6 जो लोग हैं हम ही सरकार का सारा काम करें। इसी के अंदर कोई ये खाने पीने का मिनिस्टर, इसी के अंदर कोई वित्त मंत्री, इसी के अंदर कोई खेल मंत्री, सारे मतलब इसी के अंदर हो गए, हम 5-6 लोगों का जो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोले, जो वॉइसरॉय की जो कार्यकारी परिषद, जो काम करने वाली जो संस्था है उसके अंदर भी हमारा नाम हो, ठीक है। तो क्या बोले, वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में भी हमारा नाम हो, ठीक है, हमारा नाम हो इस लिस्ट के अंदर भी कि हम भी हाँ वॉइसरॉय की काम करने वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है जी। चौथा ये बोले कि हमारा निर्वाचन अलग होना, निर्वाचन इलेक्शन हमारा अलग हो। हमारा इलेक्शन कैसे अलग भाई, हमारी जैसे सीट है एक मुस्लिम समुदाय के अंदर होनी चाहिए, जैसे मान लिया आप देखो हरियाणा के अंदर मेवात है, मेवात के अंदर मुस्लिम समुदाय ज्यादा रहता है, यूपी के अंदर अलीगढ़ हो गया, वहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा रहता है, लखनऊ हो गया मुस्लिम समुदाय है, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का जो सा एरिया है उधर सिर्फ ये रूल बना दो कि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही इलेक्शन में उठ सकता है, और उसको सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही वोट डाल सकते हैं। मतलब हिंदू समुदाय का व्यक्ति ना तो वहां से इलेक्शन में उठ सकता, ना वो वोट डाल सकता। तो ये भी इनकी डिमांड है कि पृथक निर्वाचन मंडल हो, पृथक निर्वाचन मंडल हो। तो ये इनकी मेन डिमांड थी। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, मुस्लिम लीग का रोड़ा यहां पर खत्म होता है क्या? मुस्लिम लीग हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? बताओ एक बार के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जैसे अपने यहाँ पर नहीं होते, कांग्रेस के अंदर पहली जो मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी, याद आई, बंबई के अंदर हुई थी। तो उसी टाइप से मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो बने थे मुस्ताफ हुसैन। केवल मैं तो हुसैन दिखा के बुलाऊंगा, लोग आओ तो थे कौन इसकी मीटिंग के अंदर, तो मैं तो हुसैन दिखा के बुला लूं, मुस्ताफ हुसैन, ठीक है। मुस्लिम लीग के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, प्रीवियस ईयर के बिहार पर मैंने आप लोगों को करवाई है। बताओ एक बार के लिए, चीजें समझ में आई सभी साथियों के? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर भाई। आज रेलवे एनटीपीसी का स्कोर कार्ड आ जाएगा भाई, आगे जी समझ में। दिल्ली पुलिस का क्या है बैच में, क्या क्या मिलेगा भाई? सोना दिल्ली पुलिस के बैच में मैथ है, रीजनिंग है, ये जीके है, ये जो मैं करवाने लग रहा हूं, ये जीके क्लास चलती है, और आपकी कंप्यूटर है। 4 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। जीके के आपको एंडेड नोट्स मिलेंगे, मैथ रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, ठीक है। कंप्यूटर की ओनली क्लास और पीडीएफ, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, मॉक टेस्ट भी आपको साथ में मिलेंगे। और बोलो, ठीक है। हाँ तो नहीं गया स्कोर कार्ड आगे भाई, स्कोर कार्ड आ गया, स्कोर कार्ड आगे भाई तुम्हारे रेलवे एनटीपीसी के, जिन्होंने पेपर दिया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो भाई तुम्हारे कितने नंबर थे, ठीक है। ये चीजें होगी हर एक साथी के लिए। आप जैसे इससे रिलेटेड प्रश्न दिखाऊं तुमको, ये देखो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। सीटेट के अंदर प्रश्न आया जनवरी 2022 का। देखो प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। अभी मैंने पढ़ा कि मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। आपने अभी देखा स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने विरोध किया, ये बोले हां बंगाल विभाजन बिल्कुल सही। तो खुश हो गए कि एक पूर्वी बंगाल बन गया, एक पश्चिमी बंगाल बन गया, एक के अंदर तो अपना कब्जा हो गया। ये तो सोचते थे पश्चिम के अंदर मुस्लिम थे सारे के सारे, उसको सॉरी पूर्वी बंगाल के अंदर मुस्लिम थे सारे, पश्चिम के अंदर बढ़िया हो गया अपना, एक तो पूरा बंगाल को अपना कब्जा हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट था हमारे पास, क्या सी पॉइंट इधर ये, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। क्या कांग्रेस के विभाजन की वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? नहीं, मुस्लिम लीग कांग्रेस के विभाजन तो 1907 में हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा है? ए और बी आपके सत्य हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारा सी वाला ऑप्शन गलत है, एज इट इज प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। अब तुम जैसे पूरे डीप तरीके से पढ़ोगे तो तुमको पता लगेगा, वो पूरे से पढ़ोगे तो भूल जाओगे भाई, ये भूल जाओगे, पेपर कोई पसंद नहीं पड़ेगा, फिर रोगे, ठीक है भाई। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ये देखो, ये भी प्रश्न अच्छा है। निम्नलिखित में किसने बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टिकुलर बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। मैंने आप लोगों को स्पेशल एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताई कि बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन आया था? विरुद्ध आंदोलन कौन सा आया था? हमारा स्वदेशी आंदोलन आया था, ठीक है जी। और स्वदेशी आंदोलन की लीडरशिप किसने करी थी? स्वदेशी आंदोलन की लीडरशिप किसने करी थी? ये देखो इधर गया, ये रहा, किसने करी थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। करवा रखा ना। और ये देखो, ये प्रश्न आया तुम्हारा, ये रहा, देखो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ तुम्हारा, तो कौन आ गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस ऑप्शन के अंदर, दो लोगों ने की थी लीडरशिप, यही है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब तुमने मैंने डीप तरीके से पढ़ा दिया तो तुमको पता लग गया, आंसर आ गया। डीप तरीके से नहीं पढ़ते, मोटा मोटा पढ़ लेते, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ, चल मेरे भाई आगे, ठीक है। फिर इस टाइप के प्रश्न आते थे, भाई ये कहां से आ गया, ठीक है। चलो अब आगे देखो भाई, तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन पूरा करवा दिया, तुम्हारी मुस्लिम लीग पूरी हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ क्रांतिकारी आंदोलन,
ठीक है भाई, स्वदेशी आंदोलन हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, कुछ आंदोलन पड़ेंगे, जैसे एक अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, ठीक है जी। इसके अलावा और भी ढाका अनुशीलन समिति, अलग अलग टाइप की अनुशीलन समिति थी, उनका गठन हुआ था, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अलीपुर षड्यंत्र क्या कुछ था, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ देखो भाई, एक बार मैं पानी मंगवा लूं, प्यास लगी। क्या हुआ? ईब तो वो आती है ना क्लास में, कितने दिन हो गए, कौन सी कौन आती क्लास में? सर दिल्ली पुलिस का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? भाई अंजू लांबा बोलोग भाई, आप अभी कुछ नहीं बता सकते यार। सेफ स्कोर पता क्यों नहीं बता सकते? एक मिनट रुको, क्योंकि पहले पेपर लेती थी टीसीएस, अब एडीक्यूटी लेने लगी तो कट ऑफ कम जाएगी। पहले 68 पे पिछले साल कट ऑफ लगी थी जनरल की, ठीक है, अब की बार कमी नंबर हो जाएगी, क्योंकि जीके का पोर्शन ज्यादा है और जीके आएगी बिल्कुल डीप, जिसके अंदर तुम्हारे फिल्टर फटेंगे। जीके ज्यादा आती दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आएंगे भाई, पानी पकड़ाइए भाई ऊपर। जिक्के ज्यादा डीप आएगी भाई, पहले तो ये सिस्टम आया करता कि हाँ भाई टीसीएस का मोटी मोटी जिक्के आ गई, रगड़ दी, स्टैटिक फालतू आ गई, रगड़ दी, सारा सुधार रगड़ दिया। ये बाबा डीप करंट का पोर्शन भी अच्छा खासा पूछा है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में सारा खेल जिक्के का, एक 50 नंबर की जिक्के है, 15 नंबर का मैथ है, 25 नंबर की रीजनिंग है, उसमें सबका पूरे आने हैं, 15 मैथ 25 रीजनिंग में, 10 नंबर का कंप्यूटर है, उसमें 5-6% लगभग सारे वाला कराया है, असली डंडा पे जिक्के में, जिक्के की वजह से कंपटीशन तय होगा तारा। सर आप इतना सीरियसली क्यों पढ़ाते हो? सीरियसली कैसे भाई? तो यार कोई टॉपिक सीरियस आओ तो मैं सीरियस पढ़ाऊं, मजाक कैसे करूं? अब भाई खुद बताओ, मैं स्टैटिक जीके का टॉपिक आया कर है, स्टैटिक जीके का नाम रटवाने हुए हैं, तू ना अभी मजाक के अंदाज में रटवा दे। हाँ अब इसका मैं कि मेरे रटवाना का है, तो नहीं तो समझने की चीज है यार। ये तो समझने की चीज है यार, ये तो हम बताओ, ये तो चीज मैं के मजाक करूं, मैं खुद बताओ, ये मुझको मजाक की चीज है। स्टैटिक जीके मतलब परसेंट मतलब ट्रिक का याद करवाया करा, तो उसमें तो मजा आवे, इसका रटवाना कुछ है, इसका समझने की चीज है, ठीक है। जैसे मैथ के सवाल समझो, मैथ के सवाल में थोड़ी मजाक होगा, उसी टाइप से समझने की चीज है भाई, मजाक की जाओ, उसने मजाक करेगा। तो अब आते हैं, देखो भाई, जैसे अब स्वदेशी आंदोलन तुम्हारा पूरा हो गया, मुस्लिम लीग तुम्हारी पूरी होगी, तो 1907 के अंदर तुम्हारी एक अनुशीलन समिति थी, उसका गठन हुआ था। आ जाओ, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, इसका गठन कब हुआ? तो 1907 के अंदर इसका गठन हुआ भाई, 1907 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ। याद कैसे, कोई याद रखने से मतलब अनुशीलन, शीलन का मतलब क्या? ठंडाई, ठीक है। और ठंडक कब महसूस होती है? जब तुम क्या है मेरे साथ नहीं होते, तब मेरे को ठंडक महसूस होती है, वरना तो इंजन गर्म रहता है, ठीक है, जब तुम साथ होते हो। तो अनुशीलन, शीलन मतलब शिवा महसूस करना, ठंडक। तो अनुशीलन समिति 1907 के अंदर इसका तुम्हारा गठन हुआ था, ठीक है जी। और इसी समिति के तुम्हारे सदस्य कौन कौन थे? अनुशीलन समिति के सदस्य, तो अनुशीलन समिति के जो मेन सदस्य थे उसके अंदर तुम्हारे एक का नाम था यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है, अभी आपको एमसीक्यू कराऊंगा, उसके अंदर का नाम दिखाऊंगा आपको। आया हुआ अनुशीलन समिति का जो मेन सदस्य था कौन था? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। सेकंड है हमारे यतीन्द्र, यतीन्द्र से यकीन, यतीन्द्र से यकीन, भाई यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारी इतना तगड़ा गुप्त रोग है भाई, जब मैं साथ नहीं होती तो तुम ठंडे पड़ जाते हो, तुम सीढ़े पड़ जाते हो, तुम्हारी इतना तगड़ा गुप्त रोग है, इस तरह यानी यतीन्द्र, यकीन ही नहीं होता, याद रह जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है जी। सेकंड है जो इसके सदस्य होते हैं वारिंदर कुमार घोष, ये ऊपरला नाम याद रखना जरूरी है, नहीं चले तो बेशक भूल जाइयो, वारिंदर कुमार घोष, ये भी इसी समिति के सदस्य थे। और तीसरे थे हमारे भूपेंद्र नाथ दत्त, कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। और ये जो दो व्यक्ति तो थे ना, वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने मिलकर तुम्हारे युगांतर पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या है 1906 में युगांतर पत्रिका, ये आई हुई प्रीवियस ईयर के अंदर, युगांतर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा कराया गया था? तो वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, युगांतर पत्रिका का संपादन किया, ठीक है जी। आगे चीज समझ में, इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल बेसिक चीज बताई है, ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुस गई, ओके जी, ठीक है। अब जो ये तुम्हारी अनुशीलन समिति बनी है ना, इसका नाम 1907 के अंदर अनुशीलन समिति रखा गया है। वैसे पुराने समय के अंदर 1902 के अंदर इसकी स्थापना हो चुकी थी ऑलरेडी, जिसको पहले व्यायामशाला के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये चीज भी बता देता हूं, बाकी एग्जाम के अंदर पूछी नहीं गई है। इतिहास में इसका गठन 1902 में व्यायामशाला के नाम से हुआ था भाई, शाला के नाम से हुआ था। लेकिन क्या है, बाद में इसका नाम बदल दिया गया 1907 के अंदर, 1907 के अंदर इसका नाम क्या रख दिया गया? अनुशीलन समिति, 1907 के अंदर इसका नाम रख दिया गया, ठीक है जी। अब ये जो अनुशीलन समिति थी ना, ये तो थी तुम्हारी बंगाल वाली, हाँ जी, बंगाल के अंदर मेरे जो सिस्टम चलने लगा था। अब बंगाल के पास एक ढाका नाम की जगह भी थी, तो ढाका के अंदर भी एक अनुशीलन समिति का गठन हुआ, यानी कि ढाका अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? ठीक है, ये नाम याद रखना भाई, मेल आपको मैंने बता दिया है। एक तो ये नाम मैंने याद रखा यतीन्द्र कुमार घोष, ठीक है, 1900 तुम्हारा 7 के अंदर। और ढाका अनुशीलन समिति है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? पुलीन दास, किसके द्वारा? पुलीन दास। इसको कैसे रखोगे? तो दास होता है ना, दास, दास क्या होता है? जो दूसरों की जो चीज होती है, भाई ये वाली अनुशीलन समिति थी, इसी को पुल करके लिया, अपने पास खींच के लिया, ठीक है जी। अब इसे तुमको एमसीक्यू करवाता हूं, तुमको दिखाता हूं प्रीवियस के अंदर कैसे प्रश्न पूछा गया था। देखो देखो, पहला प्रश्न तो ये है तुम्हारा कि 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? ऐसे सीसीपीओ 11 नवंबर 2022 कोई प्रश्न आया, अब बताओ डीप करवाने का फायदा है या नहीं? तो कहां पर सक्रिय थी? मैंने अभी आपको बताया कहां पर थी, बंगाल के अंदर सक्रिय थी। बंगाल के अंदर यतीन्द्र कुमार घोष ने स्थापना करी थी, और बंगाल के पास में तो ढाका बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, और ढाका के अंदर किसने? पुलीन दास के द्वारा स्थापना करी थी, यानी बंगाल के अंदर मेनली सक्रिय थी भाई। एज इट प्रीवियस का प्रश्न है। अब देखो, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? ऐसे सीसीपीओ 29 जून 2024, अभी पिछले साल सीपीओ के अंदर 29 जून 2024 के अंदर कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? ये नाम भाई, यकीन ही नहीं होता, तुम्हारी इतना बड़ा गुप्त रोग है, ठीक है, तुम मेरे साथ के बिना तुम सीढ़े पड़ जाते हो। 7 अगस्त 1907 के अंदर गठन हुआ, ठीक है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त के द्वारा गठन किया गया। आया हुआ प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़िया, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न जो कि हर कोई टीचर नहीं करवाता, छोड़ देते हैं इनको, स्किप मार देते हैं, ऊपर से करवा के चलते बढ़ते हैं। कोर्स भी तो जल्दी पूरा करवाते हैं, अगला भी तो कोर्स निकालना है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं थोड़े डीप करोगे, थोड़ा समय फालतू लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स तुम्हारा 120 क्लास में 150 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज अच्छे से परफेक्ट होनी चाहिए, मानते हो इस बात को? तो यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त एज इट प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और देखता हूं, और तो तुम्हारा बस ये दो ही प्रश्न है इससे रिलेटेड। कौन सी समिति से रिलेटेड?
अनुशीलन, ये रहा एक और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो यूपीएससी होता है ना, मतलब अपना हरियाणा के अंदर उसको बोलते हैं, जो हरियाणा के अंदर जो सिविल सर्विस होती है एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस, ये वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, पश्चिम बंगाल जो सिविल सर्विस कमीशन है उसके अंदर ये पर्सन है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? पुलिंदास ने करी थी। एज इट इज प्रीवियस ईयर का देख लो, ठीक है। तो अब चलते आगे, इतनी मेरे हिसाब से एक साथी समझ में आ गई, अनुशीलन समिति हर एक साथी क्लियर होगी। आगे चलो भाई, बताओ एक बार के लिए सर, सीटी ग्रुप डी वाले बैच में हिंदी के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं क्या? सर नहीं हुए भाई, अभी मीनाक्षी भाटी अभी नहीं हुए हैं, रह रहे हैं अभी। जी सर क्लियर, ठीक है। अब आगे चले भाई, पुलिंदास, हाँ एचसीएस जैसे उसी टाइप से उधर का है सर। स्टैटिक जिक्र डालो ग्रुप डी वाला, हाँ डालेंगे भाई, प्रवेश स्टैटिक जिक्र डालेंगे ना, टेंशन ले। चलो जी चलते हैं जी, ठीक है जी। अब ये इतना सौदा हो गया सारा। अब 1908 के अंदर, ये 1907 की बात होने लगी, आप ये आगे चलने लगे धीरे धीरे स्टेप वाइज, ये समझते चलो। जैसे 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ, हमने ये पढ़ लिया। 1906 के अंदर फिर और कुछ मामले हुए, हमने ये पढ़ लिया, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। 1905 के अंदर तुम्हारा ये स्वदेशी आंदोलन चला। 1907 के अंदर अनुशीलन समिति का गठन हो गया, ठीक है जी। अब आगे हम लोग 1908 के अंदर भाई, अब हम इससे अगले साल के अंदर आगे, और 1908 के अंदर एक मामला है जिसका नाम था अलीपुर षड्यंत्र मामला, यानी स्टेप वाइज हम लोग आगे चलते हुए जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो 1908 की घटना के ऊपर बात करेंगे। 1908 के अंदर क्या हुआ तुम्हारा? अलीपुर षड्यंत्र मामला हुआ भाई, आ जाओ। अलीपुर षड्यंत्र मामला, अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ तुम्हारा? 1908 के अंदर अलीपुर षड्यंत्र मामला तुम्हारा स्टार्ट हुआ। ये क्या कुछ मामला था जिसके बारे में हमको बताओ, आपको बताता हूं। देखो क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। और पुराने समय के अंदर आपको पता है हथियार वगैरह सारा नॉर्मल चला करता है, तो रूल बन रहे हैं, हथियार रखते हो, गन चलानी सीख के आओ, लाइसेंस ये फलाना चाहिए, हैंडमैन। उस टाइम कोई लाइसेंस की कुछ जरूरत नहीं, आकर दी बंदूक लिया और के में लिया, सब चलता था, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, एक हेमचंद्र कानूनगो नाम का एक व्यक्ति था भाई, वो चला गया पेरिस के अंदर, ठीक है, फ्रांस वाले पेरिस के अंदर। और वहां पर क्या है, वो बंदूक बनानी, मतलब हथियार, कोई भी गोला बारूद है, मतलब बम हो गया, बंदूक होगी, ये सारी चीज बनानी सीखने खातर मतलब उड़ गया, ठीक है। और वहां से सीख के आने के बाद इसने भारत के अंदर क्या फैक्ट्री स्थापित कर दी, किस चीज की? हथियार बनाने की। और इसका अंग्रेजों को पता लग गया कि हाँ भाई इस टाइप से अलीपुर नाम की जगह है, अलीपुर के अंदर एक फैक्ट्री स्थापित हो रही है भाई, ठीक है। अलीपुर के अंदर फैक्ट्री स्थापित है भाई हथियार बनाने की। तो अंग्रेजों ने मार दिया छापा, छापा मारते हुए सारे जनों फरार हो गए, सारा सामान भी लेके ठग, अंग्रेजों के पास कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन अंग्रेजों को एक गवाह मिल गया, नरेंद्र गोसाई नाम का गद्दार था भाई, वो हो गया त्याग, हाँ मैं गवाही दे दूंगा कि भैया नो फैक्ट्री इसकी हेमचंद्र कानूनगो की थी और यहाँ पर हथियार बनाया करते, ठीक है भाई। फिर अपने भारत वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सोचे भाई गद्दार लिख गया, ठीक है, तो ना भाई कर दी इसकी हत्या। दो लोगों ने करी थी, कन्हई लाल था, सत्येंद्र चार्ली था, इन दोनों ने मिलकर क्या है इसकी हत्या कर दी। यानी कि अब सीधी बात अंग्रेजों तो भाई प्रूफ करना चाहिए कि प्रूफ था भाई कि हाँ आड़ फैक्ट्री खुल रही है इस टाइप से, वो प्रूफ भी मार दिया। अब अंग्रेज तो अंग्रेजों ने टोटल 38 लोग गिरफ्तार कर लिए, इसका मैं सीधे ठा लिए, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, इस हिसाब था, ठीक है। फिर ये तुम्हारा ये था अलीपुर षड्यंत्र मामला, चीजें समझ में आई। तो 1908 के अंदर तुम्हारा अलीपुर षड्यंत्र मामला हुआ, चीजें समझ कैसे कैसे हुआ। तो क्या कुछ था, हेमचंद्र कानूनगो नाम का व्यक्ति था, हेमचंद्र कानूनगो नामक व्यक्ति का क्या पर था, पेरिस से हथियार बनाने सीखकर भारत के अलीपुर में फैक्ट्री लगा दी भाई, ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ, तुम्हारा छापा पड़ गया, और छापा पड़ने के बाद क्या है, एक व्यक्ति गवाही देने के लिए एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर कि ये क्या नाम है, अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंदर किस कौन गवाही देने के लिए तैयार हो गया था। तो गवाही देने के लिए कौन, नरेंद्र गोसाई, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पुलिस का जो गवाह बना, तो गवाही किसने दी भाई, गवाही किसने दी तुम्हारे, नरेंद्र गोसाई के द्वारा क्या है ये गवाही देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे क्या है, अपने जो भारतीय लोगों को खफा हो गए थे और इसकी हत्या कर दी। किसके द्वारा इसकी हत्या करी गई? दो व्यक्ति तो इसके अंदर शुमार थे, एक कन्हई लाल और एक सत्येंद्र चार्ली। कौन कौन थे? कन्हैया ना लिखी थी, कन्हई है, ठीक, कन्हैया अलग होता, कन्हई लाल प्लस सत्येंद्र चार्ली, इन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और सारे सबूत मिटो दिए। जिसके बाद अंग्रेजों ने क्या है, टोटल 38 लोगों को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया। टोटल 38 लोग गिरफ्तार हुए सिर्फ शक के बिना पर। तो ये था भाई कौन सा मामला तुम्हारा, षड्यंत्र मामला, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र मामला एग्जाम के अंदर आता। अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ? साल 1908 के अंदर, ठीक है। कि कौन था? हेमचंद्र कानूनगो था, ठीक है। आपने कौन गवाही देने चलेगा? नरेंद्र गया गवाही देने। इसकी हत्या किसने करी? कन्हई लाल ने। चलो कन्हई बने, कन्हैया भगवान श्री कृष्ण भी क्या है दोगे तो आपकी हत्या के लिए भगवान श्री कृष्ण भी तैयार हो जाएंगे। यानी इसने भी गलत का साथ दिया नरेंद्र गोसाई ने, ठीक है। तो कन्हैया लाल ने इसकी हत्या कर दी, सत्येंद्र चार्ली सत्य बोलने वाले थे, तो इसकी वजह से टोटल 38 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, ठीक है जी। चीजें आगे समझ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी गुड। अब ये जो 38 लोग गिरफ्तार हुए थे ना, इन 38 लोगों के अंदर तुम्हारे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चार्की नाम के दो व्यक्ति भी शुमार थे। कौन थे? एक तो खुदीराम बोस और एक तुम्हारे प्रफुल्ल चार्की, चार्ली नहीं थे, ये चार्की थे, चार्की। ये दो व्यक्ति तो भी शुमार थे, ठीक है जी। और इन दोनों व्यक्तियों को क्या है 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। किस लिए दी गई? नहीं, ये अलग मामला है, इसको छोड़ो, ये अलग मामला। रुको रुको रुको, इतनी चीजें एक बार के लिए बताओ, तुम सभी की समझ में आई? बताओ एक बार के लिए। रीडिंग के बाद के नोट्स डाल दो सर, बैच में डाल दो ना, टेंशन लो, नोट्स तैयार हैं, डालने बाकी डाल दूंगा, ठीक है। हाँ ओके ओके ओके, हाँ ये अलग मामला भाई, डगलस वाला था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। ये अलग मामला क्या था, ये जो 38 लोग गिरफ्तार हुए थे ना, अब क्या था, अब इसी के टाइम की बात है, मतलब इनका तो अलग मामला छूट गए थे सारे बात, अच्छा अब अलग मामला आया। अलग मामला कब की बात है तुम्हारी? ये भी 1908 की घटना है, 30 अप्रैल 1908 की बात है। एक डगलस नाम का, डगलस किंगफोर्ड, एक डगलस किंगफोर्ड नाम का अंग्रेज जज होता था पुराने समय के अंदर, ठीक है जी। और वो क्या था, वो भारतीयों का बहुत ज्यादा विरोधी था। अगर उसको ये पता लग जाता था ना भाई यो कुछ अपराध हुआ है और इसका भारतीय व्यक्ति शामिल है, तो उसने कड़ी तकड़ी सजा दिया करता, इतनी तकड़ी सजा दो बागला जमानू रिंग जावे, ऐसी सजा देने का काम करता। तो इतना तगड़ा मतलब कि गंदी सोच का व्यक्ति तो था वो, ठीक है। तो वो था, उसका नाम क्या था तुम्हारा? जज डगलस किंगफोर्ड। तो इसके ऊपर भी हमला हुआ भाई, जज डगलस, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया, जज डगलस किंगफोर्ड के ऊपर हमला किसके द्वारा किया गया था? किंगफोर्ड पर हमला हुआ, किसके द्वारा किया गया था, क्यों क्यों किया गया था? तो दो, और इसके ऊपर जो हमला किया था वो दो व्यक्ति तो ने किया था, अभी अभी हमने नाम पढ़ा, एक का नाम था खुदीराम बोस,
ठीक है, खुदीराम बोस के द्वारा हमला किया गया था और दूसरे व्यक्ति तो कौन थे, प्रफुल्ल चारकी भाई। इन दोनों के द्वारा इसके ऊपर हमला किया गया था। लेकिन हमले के अंदर जज साहब तो बच गया, ठीक है, बम तार गोली था, हमला किया जज साहब तो बच गया, लेकिन जज साहब का जो बॉडीगार्ड था वो मर गया, ठीक है, और पता लग गया भाई इन हमला किया था। तो ये दोनों के दोनों गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार करने के बाद इनको कहां पर, मुजफ्फरनगर जेल के अंदर डाल दिया गया। कहां पर तुम्हारा, मुजफ्फरपुर जेल के अंदर इनको डाल दिया गया और 1908 के अंदर इनको फांसी दे दी गई। इनको मुजफ्फरपुर जेल में डाला प्लस 11 जुलाई, वो कब था, 30 अप्रैल था ना, 11 जुलाई 1908 को इनको फांसी दे दी गई भाई। अब एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पहली चीज तो इनको कौन सी जेल के अंदर डाला था, मुजफ्फरपुर जेल। दूसरी चीज जज डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर हमला किसने किया था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चारकी इन दोनों के द्वारा हमला किया था। इसका प्रश्न दिखाता हूं तुमको प्रीवियस ईयर के अंदर जो आया हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग होगी, एक मिनट को, ये रहा देखो, खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। किसके, यूपी ट्रिपल एससी मंडी इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर प्रश्न आया, तो किसके ऊपर हमले के लिए इनको फांसी दी गई थी, किंग्सफोर्ड नाम का एक जज था, उसके ऊपर हमले के लिए इनको फांसी दी गई थी। किसको, खुदीराम बोस को, ठीक है जी। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था, ये एसएससी सीजीएल के अंदर 20 अप्रैल 2022 को। तो खुदीराम बोस को किस जेल के अंदर, मुजफ्फरपुर जेल के अंदर इनको भेजा गया था और यहीं पर इनको फांसी दी गई थी। कब, 11 जुलाई 1908 को इनको फांसी दी गई थी। एज इट इज प्रीवियस ईयर के, देख लो भाई, तुम्हारे सामने पिछले साल के, कोई घर से बना के नहीं ले रहा पेपर पेपर संतारे, ठीक है। इसलिए बोलता हूं जो करवाने लग रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए करवाने लग रहा हूं। कोई भी चीज अगर डीप होने लगे तो इसके अंदर ना समझो कि भाई तुम स्वाद में डीप कराओ भाई, ठीक है भाई, मन्ना भी तुम खुद बताओ यार, इसमें मेरा क्या फायदा है, तारा फायदा खतर करूं मैं, चाहूं ना ऊपर करवा जाऊं, मोटा मोटा तारा नुकसान पेपर का वो देखो सारी जिक्की दोबारा फिर करनी पड़ेगी और मास्टर बधाई करो मेरे पता करो कोई नहीं, तारा पेपर परसेंट कौन परसेंट फिर और कितने पढ़ोगे, उड़ता फिर पूरी जिक्की का माथा मारो, इस तरह के बारी के अंदर माथा मार लो ताकि चीज तो पक्की हो जाएगी। आई चीज समझ में, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलूं आगे, बस थोड़ा सा हो रहा है और कुछ नहीं रहा इसमें। सर जी क्या हो गया, सर तो सेरे से पहले हो जाएगी क्या हिस्ट्री। हर्षकांत भाई कोशिश करेंगे, बाकी मुश्किल है, सेरे से पहले नहीं होगी। डीप चलेंगे तो नहीं होगी, मोटी मोटी करवाओगे तो हो जाएगी आराम था, ठीक है। डीप अगर चलोगे तो नहीं होगी, मोटी मोटी करोगे तो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई चीजें करवानी पड़ती है ना सारी। वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब ये जो जज साहब के ऊपर जो हमला हुआ था ना, इसके अंदर देखो ये दो व्यक्ति तो गिरफ्तार हुए थे, इसके साथ साथ एक और व्यक्ति तो गिरफ्तार हुए थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष वही अरविंद घोष है जो कि प्रोफेसर बने थे, उसके प्राचार्य बने थे, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे अरविंद घोष, ठीक है। इनको भी गिरफ्तार किया गया था, अरविंद घोष भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जैसे ये दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे इनको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनको छोड़ दिया गया क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। और एक साल बाद 1909 में रिहा हो गए भाई, क्योंकि इनके खिलाफ क्या है, कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले। और इन दो के खिलाफ सबूत मिले थे तो इनको तो फांसी तोड़ दिया, लेकिन इनको फांसी नहीं तोड़ पाए क्योंकि इनको रिहा करने के खिलाफ सबूत नहीं मिले, ठीक है। और रिहाई में मेन योगदान किसने निभाया, क्योंकि उस टाइम एक वकील होते थे जो कि बहुत ही फेमस थे, जिनका नाम था चितरंजन दास। चितरंजन जो दास जी थे ये वकील थे और इनके द्वारा वकालत करी, जिसकी बदौलत क्या है ये निर्दोष साबित होकर बच गए थे, ठीक है। ये अरविंद घोष बाद में कहां पर, पांडिचेरी चले गए, पांडिचेरी चले गए और वहां से क्या इन्होंने दो अखबार निकाले भाई, और दो अखबार इन्होंने निकाले। वो अखबार कौन कौन से थे पांडिचेरी जाने के बाद इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट अखबार है, अभी तुमको दिखाऊंगा, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, दोनों के दोनों अखबार एसएससी के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। एक का नाम था कर्मयोगी, एक का नाम था धर्म, सिर्फ धर्म था, वो योगी नहीं था, कर्मयोगी, और एक का नाम था धर्म। कर्मयोगी था ये तो था इंग्लिश के अंदर, और जो धर्म था ये था आपका बंगाली के अंदर, ठीक है। इन दो भाषाओं के अंदर इन्होंने अखबार निकाले थे पांडिचेरी के अंदर साल 1909 के अंदर, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब इससे रिलेटेड तुमको एमसीक्यू दिखाता हूं, ये देखो एज इट प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी सीपीओ के अंदर आया भाई, 2024 के अंदर भी आया था ये पिछले साल, ठीक है, जून के अंदर। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने डैश और डैश नाम से दो साप्ताहिकों की शुरुआत की। जो साप्ताहिक मतलब एक हफ्ते के अंदर जो न्यूज़पेपर आते थे उसकी शुरुआत करी थी। कौन कौन से थे, हिंदी में दैनिक जागरण, गलत हिंदी का तो अखबार ही नहीं था, ये भी नहीं था, अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगाली में धर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, एज इट इज प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अब तुमको अगर देखो तुमने अगर डीपली किया हुआ है, ये मैं करवाने लग रहा हूं, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाने लग रहे हो। अगर तुम इसको डीपली करोगे ही नहीं, मोटा मोटा ऊपर ऊपर चलते रहोगे सिलेबस के चक्कर में, ठीक है, तो भाई ये चीजें रह जाएंगी और पेपर के अंदर प्रश्न फंसेंगे, एक एक नंबर कीमती होता है, फिर मोबाइल देखते रहोगे कि ये कहां से आ गया, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं बस इतना ही, ठीक है। बाकी कंटेंट तो और भी तैयार करके ले रहा था, पर आज के लिए बस इतना करता हूं कि तुम्हारी पाखड़ियां पट चुकी मुझे दिख गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना करते हैं। मैं तो यार सोचूं ज्यादा से ज्यादा करवाऊं, एक दिन में कम से कम 1.5 घंटे की तो क्लास हो, तभी सिलेबस पूरा होगा भाई। 1 घंटा 8 मिनट की चलन दूंगा का, अगर थक गए बोलोगे आगे करवानी तभी आगे करवा दूंगा। बोलो भाई क्या करना है। गुरुजी जुलाई ना अगस्त में, कहां पर जुलाई ना अगस्त में क्या हो गया, कहां पर अगस्त करना भाई, समझ में नहीं आया। जुलाई ना अगस्त में मेरे को आगे बताओ, आगे अभी करवाऊं या कैसे क्या करूं। चलो जी चलो करवाओ करवाओ करवाओ, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, आ जाओ बस थोड़ा सा और कराएं, फिर छुट्टी करना, टेंशन सिलेबस पूरा करना मान्य होता। फिर आई तुम्हारी अगली समिति जिसका नाम था अभिनव भारत समिति, जैसे तुम्हारी अनुसूची, फिर छुट्टी करना, टेंशन सिलेबस पूरा करना मान्य। मेरे को आगे बताओ, आगे अभी करवाऊं या कैसे क्या करूं। चलो जी चलो करवाओ करवाओ करवाओ, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, आ जाओ बस थोड़ा सा और कराएं, फिर छुट्टी करना, टेंशन सिलेबस पूरा करना मान्य होता। फिर आई तुम्हारी अगली समिति जिसका नाम था अभिनव भारत समिति, जैसे तुम्हारी अनुशीलन समिति थी 1907 के अंदर आई थी, सीला सीला पत्थर, ठीक है। तो अनुशीलन भारत समिति, तो ये अनुशीलन भारत समिति थी, ये क्या कुछ मामला था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अनुशीलन भारत समिति से पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम था, समझ में नहीं आया। जुलाई अगस्त में फिर छुट्टी करना, टेंशन सिलेबस पूरा करना मान्य होता। फिर आई तुम्हारी अगली समिति जिसका नाम था अभिनव भारत समिति, जैसे तुम्हारी अनुशीलन समिति थी 1907 के अंदर आई थी, सीला सीला पत्थर, ठीक है। तो अनुशीलन भारत समिति,
तो ये अनुशीलन भारत समिति थी, ये क्या कुछ मामला था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अनुशीलन भारत समिति से पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम था मित्र मेला, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी मित्र मेला, उसके बाद तुम्हें अनुशीलन समिति समझ आए। मित्र मेला ये क्या कुछ मामला था जी? मित्र मेला भी क्या था भाई आपका 1899 से 1900 के बीच में है, ठीक है। एक संस्था का गठन था, ये एक संस्था थी, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में इसका गठन हुआ था, ठीक है। संस्था थी एक, ठीक है। और इसका गठन किया किसने था? इसका गठन किया था तुम्हारा सावरकर बंधुओं ने। सावरकर बंधुओं ने, बहुत ही अच्छा, अब मजा आएगा तुमको। सावरकर बंधुओं ने क्या था? इसका गठन किया था जी। किसका गठन किया था? मित्र मेले का, ठीक है। सावरकर बंधु, बंधु के अंदर कौन हो गए? ये तीन भाई थे जिनके नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही मजा आएगा तुमको भी देखना। पहला व्यक्ति तो था गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर। सेकंड व्यक्ति तो था जिसका नाम था वो था विनायक दामोदर सावरकर, और जो थर्ड था उसका नाम था नारायण दामोदर सावरकर। ये विनायक था और ये नारायण था, ये तीन थे, ये तीनों भाई थे। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर क्या है? मित्र मेला का गठन किया था 1899 1900 के अंदर। कोई साल नहीं पूछता, सिर्फ पूछता मित्र मेला गठन किसने किया था? तो सावरकर बंधुओं ने। भाई सारे के सारे तो मेले के अंदर, मेले के अंदर मेल मिलाप। और मेल मिलाप कब होगा? तुम्हारा जब क्या है भाई, तुम लोगों के बीच में आपस में क्या है किधर गया, जब तुम लोगों के बीच में आपस में तुम बंधु बनोगे, बंधु मतलब आपस में भाई बनोगे, तभी तो मेले का गठन होगा, ठीक है। और मित्र मेला का गठन तुम्हारा हुआ कहां पर था? महाराष्ट्र में, क्या पता पूछ ले, ठीक है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर इसका गठन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ? नारायण नारायण आंसर की आगी सर, किस चीज की आंसर की आगी ये तो बता दो। अभिनव भारत मेला, अभिनव भारत मित्र मेला, हाँ आंसर की किस चीज की आगी भाई? अच्छा तो ग्रुप 25 की आई है भाई। चलो एसएससी भी कई साल जागी है, तो ग्रुप 25 का पेपर कब आया था तेरा? 21। अच्छा रहा वाह वाह, 21 जुलाई ना पेपर यार, आज आंसर की डाली है, अद्भुत है भाई ये भी मतलब इतने दिन आप कुकर जाके आज ग्रुप 25 भाई 21 उसका ना कद का हो? 21 जुलाई का, कद 21 सितंबर हो ना, 21 जुलाई का। देखो 21 जुलाई ना पेपर आया भाई, और 20 सितंबर ना आंसर किया। गजब का सांग है भाई, है ना? मानो यही बात है, गजब का सिस्टम नहीं है। वेरी गुड भाई। तो अब ये जो हम लोग बात करने लगे अभिनव भारत समिति, इसका गठन क्या कुछ हुआ था? तो इसका गठन भाई साल 1904 के अंदर हुआ था भाई। 1904 में कहां पर? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसका गठन हुआ था भाई, ठीक है। किसका गठन हुआ था तुम्हारा? अभिनव भारत समिति का 1904 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर इसका तुम्हारा गठन हुआ था, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई जी, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सिर्फ इतना याद रखना है, ओके। मेरे लिए पूछता अभिनव भारत समिति का गठन 1904 के अंदर हुआ था, ठीक है। ऐसे लोगों में तीन भाई हैं थे, चौथा एक और था कोई, ठीक है। उन चारों के द्वारा मिलकर 4 के अंदर गठन किया गया, मित्र मेला था, इसी से मतलब कि इसका गठन हुआ था अभिनव भारत समिति का, ठीक है। चीजें समझ में आई? अब जो ये तुम्हारे विनायक दामोदर जो सावरकर थे, ठीक है, इनको बोलते थे वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को क्या बोलते हैं? इनको वीडी सावरकर बोल देते हैं। तो वीडी सावरकर क्या है? 1905 के अंदर कानून की पढ़ाई के लिए चले गए लंदन में। 1905 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए भाई। कौन चले गए? वीडी सावरकर जी चले गए, कानून की पढ़ाई करूंगा और मैं लंदन के अंदर जाऊंगा, ठीक है। और 1905 के अंदर ही इन्होंने क्या है, इसी साल यानी इसी वर्ष इन्होंने लंदन के अंदर किसकी स्थापना करी? एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, इंडिया हाउस की स्थापना, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1905 के अंदर। तो इसी वर्ष यानी कि इंडिया हाउस की स्थापना करी। और कहां पर हुई इंडिया हाउस की स्थापना? लंदन के अंदर हुई भाई। इंडिया हाउस की स्थापना करी भाई, कहां पर करी इंडिया हाउस की स्थापना? लंदन के अंदर। अरे क्या लगी राजू, 11 अगस्त भाषण लगा ब्लॉक मार दूंगा, रोगा फिर। हाँ इंडिया हाउस की स्थापना 1905 के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है। हाँ इंडिया हाउस की स्थापना हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये मतलब कि सिर्फ अकेले जो वीडी सावरकर गए थे ना लंदन के अंदर, तो कानून की पढ़ाई के लिए गए थे, तो पैरेलली वहां पर काम चलने लगा था। ये मतलब वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना नहीं करी थी, वीडी सावरकर तो इसके सदस्य थे, ठीक है। मेनली जो संस्थापक थे वो तो थे भाई इसके श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये तो इसके सदस्य थे। वीडी सावरकर इसके सदस्य हो गए, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो गए, लाला हरदयाल हो गए, ठीक है, इसके सदस्य थे। तो इसके सदस्य कौन कौन थे लिख लो आप लोग, ठीक है। एक तो ये आपके वीडी सावरकर भी इसके सदस्य थे, सावरकर। लाला हरदयाल भी इसके सदस्य थे, लाला हरदयाल वो भी इसके सदस्य थे। किसके सदस्य थे? आपका जो इंडिया हाउस है इसके सदस्य थे। इसके अलावा तुम्हारे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगड़ा, ठीक है, सारे इसके सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लेकिन इनके नाम कोई नहीं पूछता तो टेंशन ना लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मदन लाल धिंगड़ा, तो ये सारे के सारे क्या थे? इसके सदस्य थे, किसके? इंडिया हाउस के। फिर क्या हुआ, ये लोग वहां पर क्या करने लगे थे? ये जो इंडिया हाउस का गठन करा था, ये मेनली लंदन के अंदर भारतीयों की मीटिंग का केंद्र बन चुका था, ठीक है। लंदन के अंदर क्या थे? जितने भी इंडियन लोग होते थे, भारतीय लोग हुआ करते, ये सारे के सारे उधर जाकर आराम से मीटिंग करा करते, ठीक है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ योजनाएं बनाया करते, हथियार बनाया करते, बंदूक वगैरह युद्ध बनानी स्टार्ट कर दी। और इस चीज का क्या था? अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों का जो मतलब उस टाइम जो हुआ करते कार्यकारी परिषद जो अपना जासूस छोड़ दिया, बताओ उनकी जासूसी करो भाई, ये उड़ा मिलकर ये कार्रवाई बिठाने लगे इंडिया हाउस के अंदर। अरे इनको इस चीज का पता लग गया भाई, जासूस छोड़ रखा है, और उस जासूस का नाम था कर्नल वेली, मतलब सिक्योरिटी गार्ड था अंग्रेज सरकार का। वो जासूस की फिर आपने कर दी हत्या 1 जुलाई 1909 को, ठीक है, लंदन के अंदर ठोक दिया, छोड़ दिया नहीं भाई, ठीक है। लिखो ये सभी साथी, 1 जुलाई 1909 को कर्नल वोयली जो कि जासूस था, जासूसी के कारण हत्या कर दी। किसके द्वारा कर दी गई? अपने द्वारा कर दी गई। अंग्रेजों ने कहा जासूसी करी, बंदूक बनाओ के कुछ करा है, ठीक है, जासूसी कर अपने ने मेरा लगे, अपनी जासूसी होने लगे, अपने ने ठोक दिया। कर्नल वोयली एग्जाम के अंदर पूछा कर्नल वोयली की हत्या किसने करी? तो आपका जो इंडिया हाउस के जो सदस्य थे इनके द्वारा इसकी हत्या करी गई थी, जिसकी वजह से हत्या कर दी तो सजा तो मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या है? 16 अगस्त को, मतलब 1 जुलाई को हत्या करी थी, तो कितनी जल्दी डिसीजन हो गया? 16 अगस्त 1909 को क्या है? इनको फांसी दे दी गई। जिन लोगों ने हत्या करी थी, ठीक है, ये जो थे इनको क्या फांसी दे दी गई इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन इसी केस के अंदर जो वीडी सावरकर थे ना, इनके ऊपर भी हत्या का केस लगा था, लेकिन वही सेम सिस्टम, इनके खिलाफ भी क्या कोई सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से इनको रिहा करना पड़ा। बाकी इन तीनों के खिलाफ सबूत मिल गए, इनको फिर डायरेक्ट फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है जी। अब आगे की चीज मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊं क्या?
एक छोटी सी चीज हो रहेगी। हाँ, बस लास्ट छोटी सी चीज है। नासिक क्रांति का संबंध भी वीडी सावरकर जी से है। कैसे है जी, आपको बताता हूं। जिस समय ये इंडिया हाउस का ये सारा सिस्टम होने लगा था ना, इनको 1909 के अंदर फांसी दे दी गई वगैरह वगैरह चला, इसी समय पैरेलली नासिक के अंदर भी क्रांति हुई। नासिक तो भारत में था, लंदन के अंदर ये जो चीजें चलने लग रही थी है ना, इनके ऊपर भी हत्या का केस लगा था। लेकिन वही सेम सिस्टम, इनके खिलाफ भी क्या कोई सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से इनको रिहा करना पड़ा। बाकी इन तीनों के खिलाफ सबूत मिल गए, इनको फिर डायरेक्ट फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है जी, अब आगे की चीज मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊं क्या, एक छोटी सी चीज हो रहेगी। अब सबूत इनके खिलाफ भी क्या कोई सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से इनको रिहा करना पड़ा। बाकी इन तीनों के खिलाफ सबूत मिल गए, इनको फिर डायरेक्ट फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है जी, अब आगे की चीज मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊं क्या, एक छोटी सी चीज हो रहेगी। हाँ, बस लास्ट छोटी सी चीज है। नासिक क्रांति का संबंध भी वीडी सावरकर जी से है। कैसे है जी, आपको बताता हूं। जिस समय ये इंडिया हाउस का ये सारा सिस्टम होने लगा था ना, इनको 1909 के अंदर फांसी दे दी गई वगैरह वगैरह चला, इसी समय पैरेलली नासिक के अंदर भी क्रांति हुई। नासिक तो भारत में था, लंदन के अंदर ये जो चीजें चलने लग रही थी, ये जो फांसी और गोली गोली मारी, लंदन के अंदर चलने लग रही थी। ठीक है, अब आ जाओ अपने दिमाग के अंदर, सीन में आ जाओ नासिक के अंदर। नासिक में भी जो आपके जो भी सिस्टम चलने लग रहा था इसी समय, नासिक के अंदर भी इसी समय क्या होने लग रहा था, जो मैंने आपको बताया ना, सावरकर बंधु। सावरकर बंधुओं के मैंने आपको नाम बताए थे, गणेश, विनायक, नारायण। अभी जो वीडी सावरकर था, किधर गया ये विनायक, ये तो जा रहा था लंदन के अंदर। ये तो बाकी के जो दो भाई बच्चे तो इधर ही थे। तो गणेश सावरकर को क्या है, गणेश सावरकर क्या करता, क्रांतिकारी लेख लिखा करता। क्रांतिकारी लेख का मतलब भाई जनता, उस टाइम सोशल मीडिया थोड़ी ना आया करती, तो जनता को जगाने के लिए लेख लिखता था, अखबारों के अंदर लिखता था। ठीक है, तो इसके लिए इनको भी सजा सुना दी गई। ठीक है जी, इसके अलावा जो वीडी सावरकर था ना, इधर वैसी सी बात बंदूक बनाया करती। तो वीडी सावरकर ने क्या करा, जो बंदूक थी ना 30-40 बंदूक समुद्री जहाज में लाद गई और उधर पहुंचा दी भारत का में, यानी कि नासिक का में पहुंचा दी बंदूकें। ठीक है, चीजें समझ में आई। यहाँ पर क्या हुआ, हत्या हुई, इसमें वीडी सावरकर बच गया। ठीक है, क्योंकि इसके खिलाफ सबूत को नहीं मिले, तो इसने यहाँ पर जो बंदूक आया छुपो रखी थी, वो बंदूक इसने भारत का में पहुंचा दी, नासिक का में। ठीक है, और नासिक के अंदर जो बंदूक पहुंची ना, फिर क्या आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो इनके भाई थे गणेश सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर थे, दामोदर सावरकर, ये क्रांतिकारी लेख लिखते थे। क्रांतिकारी लेख लिखने की वजह से सजा प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, इनको सजा मिल गई थी। पता ना क्रांतिकारी जो जनता थी भड़काने की कोशिश कर सरकार के खिलाफ। ठीक है, लेकिन जो जज था जिसने सजा सुनाई, जो जज साहब थे जिसने सजा सुनाई थी, उसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था, जैक्सन। और इस जैक्सन की हत्या कर दी। ठीक है, इसने इनको सजा सुनाई दी गणेश दामोदर को, तो इसलिए क्या, जो जैक्सन जज था इसकी हत्या कर दी। किसने करी, लक्ष्मण अनंत नाम का कोई व्यक्ति तो था, लक्ष्मण अनंत नाम का कोई व्यक्ति था, उसने क्या थी, इसकी हत्या कर दी। और इसको जब गिरफ्तार किया गया लक्ष्मण को, तो इसके पास जो बंदूक मिली ना, वो बंदूक वही थी जो वीडी सावरकर ने लंदन से भारत के अंदर भेजी थी, नासिक के अंदर अपने भाई के पास। उसी बंदूक से इसकी हत्या करी थी जैक्सन की। फिर बाद में पता लगाया गया कि भाई बंदूक कैसे क्या कुछ आई, फिर पता लगा ये बंदूक तो लंदन से आई है, वीडी सावरकर ने भेजी है। ठीक है, तब जाके वीडी सावरकर को फिर सजा सुनाई गई। ठीक है, पता लगा ना, तो इसकी वजह से क्या, फिर वीडी सावरकर को सजा सुनाई गई। तुम इसका में संलिप्त है, को सजा सुनाई, और सजा के रूप में इनको कहां पर भेजा गया, अंडमान निकोबार के ऊपर जो जेल थी अपनी। ठीक है, कौन सी जेल, जहां पर मैंने अपने भारतीयों को भेजा था, सेलुलर जो जेल थी। ठीक है, सेलुलर जेल, उसके अंदर क्या 1910 के अंदर इनको भेजा गया। सेलुलर जेल में 1910 में आजीवन कारावास के लिए भेजा गया, कारावास पर भेजा, लेकिन ये बच गए थे। ठीक है, 1921 के अंदर जेल से वापस बाहर आ गए थे। आजीवन तो मृत्यु तक जेल में रहना था, लेकिन 1921 के अंदर बाहर आ गए जेल से। कैसे आ गए थे, इन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की, प्लीज छोड़ दो, मांगा अंग्रेजों विरोध में, मतलब उन्होंने दिखावा करना था कि छुटना था कि मैं छूट जाऊं एक बारी का मैं। ठीक है, तो भाई ये है तुम्हारा आज का सिस्टम। बस आज के लिए इतना ही करूंगा, मैंने मेरा तंबिया लिए हो बस बूढ़ी डाल। ठीक है, और तरह बस का सौदा को नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अलीपुरम से नहीं, ये भी करवाया नहीं है। ठीक है, और सारे कहोगे, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं भाई। अब मेरे को ये बताओ, जो अब मैं करवाने लग रहा हूँ जिस हिसाब से, ये चीजें ठीक है क्या, या मतलब कम डीप करवाऊं? अब जो करवाने लगे इतना डीप से, देखो भाई इतना छोड़ दो, अंग्रेजों विरोध में, मतलब उन्होंने दिखावा करना था कि छुटना था कि मैं छूट जाऊं एक बारी का मैं। ठीक है, तो भाई ये है तुम्हारा आज का सिस्टम। बस आज के लिए इतना ही करूंगा, मैंने मेरा तंबिया लिए हो बस बूढ़ी डाल। ठीक है, और तरह बस का सौदा को नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अलीपुरम से नहीं, ये भी करवाया नहीं है। ठीक है, और सारे कहोगे, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं भाई। मेरा तंबिया लिए हो बस बूढ़ी डाल। ठीक है, और तरह बस का सौदा को नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अलीपुरम से नहीं, ये भी करवाया नहीं है। ठीक है, और सारे कहोगे, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं भाई। अब मेरे को ये बताओ, जो अब मैं करवाने लग रहा हूँ जिस हिसाब से, ये चीजें ठीक है क्या, या मतलब कम डीप करवाऊं? अब जो करवाने लगे इतना डीप से, देखो भाई इतना करोगे ना, एक बार तो जोर आएगा, तो फिर जाना जोर आएगा कि हाँ भाई घना डीप लगेगा करवाना, लेकिन फाइनल पेपर में तुम्हें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार मेहनत कर लोगे, आगे बार बार कोई मत मारना पड़ेगा, नहीं पाछा बार बार पड़ी जाइए। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सोमवार को, कल संडे, कल की छुट्टी रहेगी, मंडे को मिलेंगे, मंडे को आगे पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है भाई, ओके, खा जाओ फटाफट। हाँ, डीप ही करवाने लगे भाई।